अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय दिस यूट्यूब चैनल MWS केमिस्ट्री एंड दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एंड हमारा ये चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसका पहला लेक्चर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर्स हैं और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका फर्स्ट लेक्चर होगा। पहले तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ इस चैप्टर के हवाले से। ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है आपके 9th क्लास के चैप्टर के साथ। वहाँ पे भी ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं मैटर क्लास में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को हम ऐड भी करेंगे और जो आपके पीछे वो जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो उसमें थोड़ी सी इन्हांसमेंट भी हम लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो परेशान नहीं होना, कुछ नए कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ हमारे पुराने कॉन्सेप्ट होंगे। तो आई रियली होप कि आपको ये सीखने में बहुत मज़ा आएगा। देखो, इस चैप्टर में हमने एटम, एविडेंस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर आयन, आयन और आइसोटोप्स की मेजरमेंट मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से, ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा। पीछे जितने भी मैंने टॉपिक बोले हैं वो सारे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसके बाद फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ये भी आप सब जानते हो, लेकिन इसको डिटरमिन कैसे करते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। ये आपके लिए नया होगा कॉन्सेप्ट के कैसे इसको डिटरमिन करना है। फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम कंबस्शन एनालिसिस भी इसमें आ जाएगा, ये भी आपके लिए नया होगा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, एवोगैड्रो नंबर, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसमें मोलर वॉल्यूम एक नया कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए, वो भी हम पढ़ेंगे। स्टोकियोमेट्री, दैट इज ऑल्सो न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। इसके अलावा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यील्ड है। तो इस तरह के जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे वो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। सो इस लेक्चर में सिर्फ हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, एक होगा हमारा एटम और दूसरा होगा एविडेंस ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स, आइए हम एटम से शुरू करते हैं। देखें, एटम को हम शुरू करते हैं काफ़ी पुरानी एंशियंट हिस्ट्री के साथ। अब आप देखो कितनी पुरानी हिस्ट्री है। एटम का वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो ग्रीक्स की बात आती है। ग्रीक्स, यूनानी। अब ये जो ग्रीक्स थे, इसमें एक साइंटिस्ट समझ लें या फिलोसफर समझ लें, क्योंकि वो फिलोसफी का वर्ड अपने लिए यूज़ करते थे। पाइथागोरस वॉज द फर्स्ट फिलोसफर आई थिंक इन हिस्ट्री, या उसका एक उस्ताद भी है, उसका नाम, उसके टीचर का नाम भी आता है कि वो फर्स्ट फिलोसफर था। चलो पाइथागोरस को आप सेकंड मान लो। तो ग्रीक फिलोसफर अपने लिए वर्ड यूज़ करते थे। तो उसमें एक डिमोक्राइटस, ये एक फिलोसफर था। अब इसकी ना उसने ये भी बताया हुआ है कि ये कब पैदा हुआ और कब इसकी जो है वो डेथ हुई। तो ये 480 to 370 BC। BC मीन बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके पैदा होने से पहले की ये बातें। लाइक अगर हम यहाँ अब बात करें, जिस ईयर में मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 2023 है। तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब है कि ये जो 2023 है ना, ये AD है, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद का जो दुरानिया है, वहाँ से लेके उनकी डेथ के बाद का अब तक का जो दुरानी है, इसको हम बोलते हैं जॉर्जियन कैलेंडर, ठीक है। और ये 2023 है अब, लेकिन ये उससे भी पहले की बात है, यानी 370 से 480, यानी इनकी टोटल उम्र तो आई थिंक 90 साल के करीब, 90 ईयर्स के करीब बनती है। लेकिन ये बिफोर क्राइस्ट हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले की बातें, यानी बहुत पुरानी बात है, ठीक है। और वो एटम के बारे में क्या कहते थे। एटम को अगर हम समझना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैटर, अब मैटर भी आप सारे स्टूडेंट्स को पता होता है, मैटर हम किसको कहते हैं। मैटर की दो प्रॉपर्टीज हैं, उर्दू में हम इसको मादा कहते हैं, ठीक है। मैटर हर उस चीज को कहते हैं जिसका अपना मैस होता है और वो जगह घेरती है, हैविंग इट्स ओन वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस विल बी कॉल्ड मैटर। लाइक मी मैटर, यू मैटर, ये पॉइंटर मैटर, इंक जो है वो भी मैटर। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मैटर नजर आ रहा है, ठीक है। तो उनके मुताबिक अगर हम मैटर को डिवाइड करना शुरू कर दें तो वो छोटी मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर उसको और डिवाइड करें तो फिर उससे भी छोटी, ऐसे हम डिवाइड करते जाएं तो हम एक बेसिक यूनिट पे पहुंच जाएंगे। बेसिक यूनिट, ओके। हम यहां पे कर क्या रहे हैं, हम यहां पे डिवीजन कर रहे हैं, ये हमने डिवाइड किया। ऐसा कौन हमें बता रहा है, ऐसा हमें ग्रीक फिलोसफर डिमोक्राइटस बता रहा है। वो कहता है अगर हम मैटर को लें, उसको डिवाइड करें और डिवाइड करें, तो एक ऐसा टाइम भी आ जाएगा जहां पे उस मैटर को हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। लाइक इसकी एग्जांपल हम स्टूडेंट्स को ऐसे दे देते हैं, लाइक अगर आप एक कागज़ लें, पेज लें, उसको फाड़ना शुरू कर दें, उसके दो हिस्से कर दें, वो दो में से जो एक हिस्सा है
उसको फिर आधा करें, उसमें से फिर जो आधा बचे उसको ऐसे आधा करते जाएं, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आप उस कागज के टुकड़े को मजीद डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बहुत छोटे से छोटे लेवल पे भी जाके। तो उसको उन्होंने बेसिक यूनिट कहा, और उनकी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में ये एटमस कहलाता था, या एटमोस भी हम इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन एटमस वर्ड है, एटमस, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लें, ATOMOS, एटमस। एटमस ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका मतलब जो इंग्लिश में निकलता है बच्चों वो था इंडिविजिबल, इंडिविजिबल। और आई रियली होप कि ये आपको पता होगा इंडिविजिबल हम किसको कहते हैं। यस, जो चीज तकसीम ना हो सके, ना काबिले तकसीम, ठीक है, इंडिविजिबल। यानी ग्रीक्स का ये मानना था, उसमें डेमोक्राइटस का, कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं हम एक बेसिक यूनिट पे पहुंच जाएंगे और उसको हम फर्दर डिवाइड अब नहीं कर पाएंगे, और उनकी लैंग्वेज में उसको एटमस कहा। तो उसी से वर्ड क्या डिराइव हुआ, एटम्स, एटम्स इसी से डिराइव हुआ है, क्योंकि इसका मतलब इंडिविजिबल था। ओके, तो ये अगर कोई और मतलब कोई और लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं तो फिर उसके मुताबिक इसका नाम हो जाता, लेकिन चूंकि ये ग्रीक्स ने किया तो फिर इसको एटम्स ही कहना शुरू कर दिया गया, ठीक है। ये तो अर्ली हिस्ट्री है अबाउट एटम। आई रियली होप कि बात आपको समझ आई होगी। और ग्रीक्स के मुताबिक एक डेफिनेशन बना देते हैं हम एटम की। एटम हम किस चीज को बोलेंगे, एटम इज दी, मैं यहां पे लिख देता हूं एटम, आपने इसको नोट कर लेना, इज दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a substance which cannot further divided। ग्रीक्स का मानना था कि एटम उस छोटी चीज को कहते हैं हम जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते, ठीक है, और यही हम बात हम पहले कर चुके हैं। तो ये इसकी स्टेटमेंट बन गई अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स। लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक था उनका, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इनका कोई एविडेंस नहीं था उनके पास, यानी प्रैक्टिकल कोई उनके पास या प्रैक्टिकली कोई एविडेंस इसका नहीं था। तो पुरानी तारीख के मुताबिक एटम उस चीज़ को कहा जाता था जिसको हम तकसीम ना कर सकें। अब फिर आती है हमारे पास 17th सेंचुरी, हम बहुत बड़ा जंप लगा के आए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई, 17th सेंचुरी। अच्छा, इसमें भी ना स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, मैं क्लियर कर देता हूँ, डोंट बी वरीड अबाउट। 17th सेंचुरी का मतलब है 1601 से लेके 1699 तक। लाइक अगर हम अभी बात करें 2023 की, तो ये 21th यानी 21st सेंचुरी है, 1th तो नहीं कहना, 21st सेंचुरी, ठीक है, 21वीं सदी है ये। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं 17th सेंचुरी की, तो इट क्लियरली मीन्स कि अभी हम 1601 से लेके 1699 यानी 1699 की बात करें। और याद रखना इसमें भी लेटर 17th सेंचुरी की बात हम करें, लेटर 17th सेंचुरी यानी 17th सेंचुरी के एंड पे। अब एंड क्या होगा, 1680, 1670, 1690, इस तरह 1670, 1680, 1690। तो वहां पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और स्पेशली यहां पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड की बात की जाती है, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स। ये कब किए जाते हैं, यस, ये किए जाते हैं 17th सेंचुरी में, और ये उनका प्रैक्टिकल वर्क था। यानी यूं समझ लें हम अब मॉडर्न इरा में आ गए और वो प्रैक्टिकली काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब उनकी ये जो 17th सेंचुरी की रिसर्च है, ये उनको ये बताती है कि जो ज़्यादातर कंपाउंड्स हैं, ज़्यादातर कंपाउंड फ्यू रिपीटेड एलिमेंट से मिलके बने। पहली तो बात ये थी कि जो कंपाउंड्स हैं, पहले उन्होंने इस स्टडी से क्या अखज़ किया, कंपाउंड जो होते हैं कंपोज्ड अप विद एलिमेंट्स, ये किन से मिलके बने होते हैं, यस, एलिमेंट्स से। और याद रखना जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स है ना, मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स, ये 17th सेंचुरी की रिसर्च हमें बता रही है, वो फ्यू रिपीटेड एलिमेंट से मिलके बने, फ्यू रिपीटेड एलिमेंट से मिलके बने। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो आप नॉर्मली अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट और फेमिलियर कंपाउंड्स की बात करें तो आप देख लो, लाइक अगर हम वाटर की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस बात का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। वाटर, मीथेन, ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6 सक्रोज C12H22O11। तो ये इस तरह मैं अब कंपाउंड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कंपाउंड किन से मिलके बने हुए हैं, एलिमेंट से।
इसी तरह प्रोटीन्स अगर हम बात कर लें, प्रोटीन्स, ठीक है, ETC। अब मैं ज़्यादा नहीं लिखता। अब देखो ये सारे कंपाउंड्स में आपको कुछ सिमिलैरिटीज नज़र आ रही हैं। क्या इस वाटर में ऑक्सीजन आ रही है? यस। हाइड्रोजन आ रही है? एग्जैक्टली आ रही है। इसमें देखें कार्बन आ रही है, हाइड्रोजन आ रही है, तो हाइड्रोजन इधर भी आया, इधर भी रिपीट हुआ। यहाँ पे देखें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारा कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब जो ज़्यादातर कंपाउंड हमें मिल रहे थे उस वक्त 17वीं सेंचुरी में, उनमें चंद एलिमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे थे। ये उन साइंटिस्ट की रिसर्च थी, ठीक है, अबाउट मैटर। यानी वो समझ गए थे कि बहुत ज़्यादा कंपाउंड जो हैं वो रिपीटेड एलिमेंट से मिलकर बने। और एक और बात उन्होंने सीखी कि कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। और ये भी उन्होंने देखा कि अगर कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, यानी कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बने और अगर हम इसको तोड़ें दोबारा कंपाउंड को, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट, ये हम नॉर्मल तरीकों से नहीं तोड़ सकते कंपाउंड को। यानी इस केमिकल तरीके से अगर हम कंपाउंड को तोड़ दें, ब्रेक डाउन करें, ठीक है, ब्रेक डाउन, तो जब हम ब्रेक डाउन करेंगे अपने कंपाउंड का, तो दोबारा से जिन एलिमेंट से वो मिलके बना था वापस वो बन जाएगा। लेकिन ये केमिकल ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ये सिंपल फिजिकल मेथड से नहीं होगा। लाइक अगर आपने पानी लिया, उसको बॉयल करना शुरू कर दिया तो उसके बॉन्ड टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होना। इसको अगर केमिकल तरीके से ब्रेक डाउन करोगे ना, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ये भी उन्होंने तजर्बाती तौर पे साबित कर दिया था कि एलिमेंट जो हैं वो मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड को जब आप ब्रेक डाउन तोड़ते हो केमिकल तरीकों से, तो वो दोबारा क्या बन जाता है? एलिमेंट बन जाता है। आई रियली होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। ओके, अब यहां तक तो 17वीं सेंचुरी की बात खत्म होती है। फिर आती है यहाँ पे 18वीं सेंचुरी, बल्कि 19वीं सेंचुरी आती, 1808। इसमें वो जॉन डॉल्टन का जिक्र करता है, ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग जॉन डॉल्टन। अब ये कौन थे? ये इंग्लिश केमिस्ट थे, इंग्लिश स्कूल टीचर थे। वैसे हमारा जो स्कूल सिस्टम होता है वो तो 10th तक होता है। अब तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी हायर सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं वहाँ पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारा जो कॉलेज है वो मैट्रिक के बाद स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटिश सिस्टम में नॉर्मली ये होता है कि वहाँ पे जो स्कूल सिस्टम होता है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक चलता है, और उनका कॉलेज सिस्टम फिर आगे 3rd ईयर से शुरू हो जाता है। बहरहाल जॉन डॉल्टन क्या थे? ये इंग्लिश स्कूल टीचर हैं, लेकिन ये इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे। इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं ये इंग्लिश स्कूल टीचर तो इंग्लिश पढ़ाया करते, नहीं। ये इंग्लिश स्कूल टीचर थे, लेकिन केमिस्ट थे। ये केमिस्ट भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, और मेट्रियोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। तो ये मतलब साइंटिस्ट थे, यूँ मान लें, ही वॉज अ साइंटिस्ट। अच्छा, इनकी एक बहुत फेमस थ्योरी है, उसको हम इसकी एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, ठीक है। क्या इन्होंने प्रपोज की थी? एटॉमिक थ्योरी। और एक बात मैं आपको बता दूं, इनके मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ना ही आपने इसको याद करना, यहाँ पे हमारे सिलेबस में ये नहीं। इनके मुताबिक, एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक, जो हमारी मैटर है ना, मतलब कोई आप अगर मैटर लेते हो, लाइक अगर आपने लोहा लिया, आयरन, तो उसमें सारे एटम आयरन के एक ही जैसे होंगे। यानी इन्होंने ये कहा कि जो हमारी मैटर है वो एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। मैटर इज कंपोज्ड अप ऑफ एलिमेंट्स, वो सेम एलिमेंट से मिलकर बनी है तो वो एक ही एलिमेंट कहलाएगी। अगर वो डिफरेंट तरह के एलिमेंट से मिलकर बनी है तो वो कंपाउंड होगा। ये इनकी एटॉमिक थ्योरी थी। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी मैटर होती है वो एटम्स से मिलकर कंपोज हुई होती है, ठीक है। और इनका एटम के बारे में नजरिया ऑलमोस्ट वही था जो ग्रीक्स का था। यानी ये भी यही सोचते थे कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इनके नज़दीक भी एटम सबसे छोटा पार्टिकल था, लेकिन था, अब नहीं है। अब हम मानते हैं, क्यों, वो आगे चल के हम अभी बात करते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास एटॉमिक थ्योरी। अब इन्होंने ना कहा, उस वक्त 2 लॉज बड़े फेमिलियर थे। एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कंजर्वेशन ऑफ मैटर, यानी हम मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहलाता है। यानी मैटर को हम पैदा भी नहीं कर सकते और तबाह भी नहीं कर सकते, बल्कि एक से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दूसरा लॉ क्या था उस वक्त? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ये वाला, इन्होंने ये क्या होता है, मतलब अगर आप पानी को देखो, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक खास रेशो से मिलके वाटर बना रहे हैं। लाइक अगर हम हाइड्रोजन का देखें, मॉलिक्यूलर वेट एक एटम का 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है। तो इसकी अगर हम सिंपल रेशो निकालें 2 पे तकसीम करने के बाद, और 1 और 8 की रेशो आएगी। ये जो 1 और 8 की रेशो है ना, 1 and 8 रेशो,
दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी हर कंपाउंड, हर मैटर एक डेफिनेट कंपोजिशन के साथ मिलकर बनी हुई है। अच्छा, ये दोनों लॉज को स्टडी करना आसान होगा, ऐसा कहना था जॉन डाल्टन का, अगर आपको एटॉमिक थ्योरी का पता है, यानी एटम का पता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एटम पता है, एटम के बारे में जानते हैं आप, तो ये लॉज को स्टडी करना आसान होगा। अदरवाइज ये लॉज को स्टडी करना भी हमारे लिए या समझना आसान नहीं होगा। ये थी जी पुरानी कहानी जो अभी तक चलती आ रही है एटम से रिलेटेड। अब हम आ जाएंगे कि मॉडर्न इरा में, अब नए दौर में, जो अब जदीद दौर है, उसमें हम एटम को किस नजरिए के मुताबिक देखते हैं। तो आइए अब हम उसको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम एटम की मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ आते हैं, यानी मॉडर्न इरा में, इस दौर में हम एटम को कैसे सोचते हैं या किस पर्सपेक्टिव में हम उसको लेते हैं। तो देखो, डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी अभी भी हम उसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही मान रहे हैं, ऑफ एन एलिमेंट विच कैन take part in a chemical reaction, यानी अब हमने एटम की स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया। क्या किया हमने उसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही कहा, लेकिन अब हमने ये नहीं कहा विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम मजीद तकसीम ना, इसका मतलब एटम तकसीम हो जाता है, एटम तकसीम हो सकता है। और इसके एविडेंस पे अभी हम आते हैं। तो अभी हमने ये बोला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। हमने कहा वो एलिमेंट का होता है एटम सबसे छोटा हिस्सा, और वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो ये हमारे पास मॉडर्न स्टेटमेंट बन गई। इसका मतलब एटम कैन बी डिवाइडेड। अब आप देखो, आपने मैटर क्लासेस में अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसमें रदरफोर्ड बोहर्स मॉडल वगैरह आपने एटम के पढ़े होंगे। उसमें आपने देखा था कैथोड रे डिस्कवरी, प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन डिस्कवरी, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर से निकलते हैं, यानी ये एटम के अंदर होते हैं। इसका मतलब ये एटम से छोटे हैं, तो फिर एटम तो सबसे छोटा पार्टिकल ना हुआ, है ना। तो इसका मतलब एटम छोटा पार्टिकल नहीं है। ये 1876 वाली जो रिसर्च है, 1876 के बाद की रिसर्च जो विलियम क्रूक से शुरू होती है, और फिर जेम्स चैडविक जो एंड पे न्यूट्रॉन डिस्कवर करते थे, 3 फंडामेंटल पार्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। देखें, मैं अगर यहाँ पे थोड़ी सी आपको बताऊं, तो जो पहला फंडामेंटल पार्टिकल था वो जे थॉमसन ने, यानी इलेक्ट्रॉन, उसने डिस्कवर किया था। उसी के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन डिस्कवर किया। फिर रदरफोर्ड के स्टूडेंट ने, जेम्स चैडविक ने क्या डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन। और तीनों नोबेल प्राइज विनर हैं, है ना। तो कितनी मजे की कहानी ये। तो इसका मतलब अब हम जानते हैं एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? इसमें सबसे पहले हम फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आपने अब याद क्या करना है? सर हम इतना पढ़ी जा रहे हैं, याद क्या करना है? देखो, याद एक तो मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा बताया, उसमें याद रखें। पुरानी जो एटम की डेफिनेशन है उसको याद करें, उसमें डेमोक्राइटस का नाम याद रखें कि उसने हमें बताई थी वो। फिर उसमें नेक्स्ट थोड़ा सा वो हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात की, उसको आप ना भी याद करें, बस सिंपली कॉन्सेप्ट के तौर पे याद रखिएगा। फिर इसमें हमने जॉन डाल्टन की बात की, इसकी एटॉमिक थ्योरी और ये 2 लॉज की जो बात करे, बस ये याद रखना आपने। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने मॉडर्न स्टेटमेंट याद रखनी, ये पेपर में आ सकती है। और जो फर्दर मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे फंडामेंटल सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन पे बात करेंगे। अब फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, ऐसे सब एटॉमिक, सब का मतलब छोटा यूनिट, ठीक है, एटम से छोटे। तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो हर एटम में लाजमी होते हैं वो 3 हैं। इसके अलावा भी वैसे हैं, लेकिन जो फंडामेंटल हैं वो 3 हैं। इलेक्ट्रॉन, ये आप जानते हो, इसको हम ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हम इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा था न्यूट्रॉन, और मैं अभी आपको बता भी चुका हूँ कि इन्होंने ये डिस्कवर किए, इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो बच्चों, ये हमारे पास फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो हर एटम में होते हैं, ठीक है। इनमें से 2 न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। बहरहाल ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ये अराउंड दी न्यूक्लियस घूमता है, ठीक है। तो ये, इसके अलावा जो हमारे पास फर्दर, और कहा जाता है कि एटम के अंदर 100 से भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन फंडामेंटल 3 है, ये आपने याद रखना है। वैसे 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, और वो कौन से हो सकते हैं? लाइक उसमें न्यूट्रिनो है, दैट इज सिस्टर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और न्यूट्रिनो, एंटाई न्यूट्रिनो है,
या एंटी न्यूट्रिनो आप इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद हाइप्रॉन है, इस तरह के। तो ये मुझे सारे तो नहीं याद, 100 के 100, ये तो बहुत सारे हैं, तो ETC हम लिख देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल तो नहीं है, सॉरी, फंडामेंटल तो 3 है, सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर हो सकते हैं। आई रियली होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम एंड करने लगे इसको, ठीक है। लास्ट पे वो बात करते हैं आपकी बुक में बेrzelius की, स्वीडिश साइंटिस्ट। अच्छा, स्वीडन के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, ये हमारे पास स्वीडिश साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं बल्कि, इनका नाम है बेrzelius। इनका नाम यहाँ पे आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इनका जो काम है वो काफ़ी बड़ा है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में सिंबल ऑफ एलिमेंट्स दिए, यानी पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था एलिमेंट्स को सिंबल देना, सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स, ये इन्होंने अपना काम किया था। अब सर ये क्या होते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ये आप सारे मैट्रिक में पढ़ के आए हो। लाइक अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, वेरी गुड। हीलियम का क्या होता है, यस, He। लिथियम का Li। सो सच टाइप ऑफ जो सिंबल्स हैं वो इन्होंने दिए, यानी हाइड्रोजन को H से लिखना, हीलियम को He से लिखना, कार्बन को C से लिखना, ETC। तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इसका बहुत बड़ा कारनामा है, ठीक है, जैकब बेrzelius का। स्वीडिश पे बाद में आता हूँ। लास्ट वाला जो इन्होंने काम, इन्होंने एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर किए, एटॉमिक लेकिन फ्यू एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज। सर ये क्या होता है एटॉमिक मैस, ये भी आपको पता है। लाइक कार्बन का हम एटॉमिक मैस कितना लिखते हैं, 12 AMU। ये तो मॉडर्न हमारे पास मेजरमेंट है ना, 12 AMU। तो इन्होंने भी चंद एलिमेंट्स के, फ्यू एलिमेंट्स के क्या मेजर किए थे, एटॉमिक मैसेज उस वक्त, ठीक है, पुराने वक्तों की बात है, यानी आज से तकरीबन 150-200 साल पहले की बातें। इनके जो एटॉमिक मैसेज जो फ्यू एलिमेंट्स के इन्होंने ऑब्जर्व किए, डिटरमिन किए, वो आज के मॉडर्न तरीके से मालूम करदा मैसेज के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो इट मीन्स इनका जो कारनामा है, इनका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट था, ठीक है, उसमें एक्यूरेसी थी। तो स्वीडिश सूडान यानी स्वीडन, ये जितने भी नोबेल प्राइज़ होते हैं ना, 5 फील्ड्स जो नोबेल प्राइज़ के हैं, वैसे टोटल 6 हैं। पीस वाला जो नोबेल प्राइज़ है ये नॉर्वे में दिया जाता है, लेकिन जो बाकी 5 फील्ड्स हैं नोबेल प्राइज़ की, वो स्वीडन में उनकी सेरेमनी होती है। तो ये जो स्वीडिश लोग हैं स्वीडन के, ये काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिकली आप यूँ समझ लें काफ़ी ज़्यादा ये मैच्योर थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें तरक्की की और आज भी इनका नाम आता है वहाँ पे। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। अभी हम एविडेंस ऑफ एटम पे आएंगे, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो गई है, मैंने सारी चीज़ों को इसमें कवर की है। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको क्लियरली समझ आई हैं। अब आपने करना क्या है, इसको थोड़ा सा लाइक कर देना है, ठीक है, नीचे थम्स अप करें, उसको लाइक कर दें और आगे हम चलते हैं एविडेंस ऑफ एटम पे। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ एटम की। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, इसको पढ़ाते हुए और इसको समझते हुए दोनों तरह से ये मुश्किल सा फील होता है, क्योंकि एटम इतनी छोटी चीज़ है, हम इसको देख तो सकते नहीं, नेकेड आई से तो बिल्कुल भी नहीं, यानी खाली आंख से तो हम इसको देख नहीं सकते। क्या हम फिर सिंपल जो लेंस होता है बड़ा करने वाला, जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, उससे देख सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्या लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो देख ही लेंगे, तो इसका आंसर है नहीं। सिंगल एटम को आज तक रिसर्च चल रही है कि अकेले इंडिविजुअल सिंगल एटम को हम देख पाएँ, लेकिन अभी तक एक सिंगल एटम के माहौल को, उसके अंदर क्या इन्वायरमेंट है, इसको हम आंख से देख नहीं पाए। इसके लिए हमारे पास एविडेंस ज़रूर हैं, जैसे हम कहते हैं बोहर का मॉडल ये है, रदरफोर्ड का ये मॉडल है, ये नया मॉडल है श्रोडिंगर का या डायरेक्ट का, ठीक है। तो हमारे पास एविडेंस बहुत सारे हैं कि न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन हम ये इसको नेकेड आई से या किसी भी चीज़ से उसको देख नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं सकते, उसकी हम वजह देखते हैं। एटम बहुत छोटा है, ठीक है। अगर देखें हम बात करें यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप की, चलो पहले सिंपल, अब सिंपल जो माइक्रोस्कोप है इसमें देखने के लिए जो सोर्स होता है ना माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, इसमें कोई ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें नहीं है, MCQs के हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो आपने बस याद रखनी है, ठीक है। परेशान नहीं होना, इसको समझें कि ये एविडेंस एटम हमें क्यों नज़र नहीं आता, ठीक है। तो अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें जो सोर्स होता है वो लाइट होती है। सोर्स हमारे पास क्या होती है? लाइट। अब चीज़ें हमें कैसे नजर आती हैं? लाइक यहाँ पे आपको अगर ये ब्लू कलर या ब्लैक, चलो ब्लैक कलर की बात, ब्लू की बात कर लेते हैं। ब्लू कलर आपको क्यों नजर आ रहा है? बेसिकली जो रोशनी है, लाइट, ये 7 कलर से कंपोज हुई होती है। जो विजिबल लाइट है ना, इसमें 7 कलर होते हैं। अब क्या होता है, अब रोशनी आगे इस कलर पे फॉल कर रही है, फिर क्या होता है, इसके पास एक कलर है ब्लू, तो इस कलर ने एक कलर को रोशनी के एब्जॉर्ब नहीं किया, यानी ब्लू को,
उसको इसने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, बाकी 6 को अपने अंदर इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। तो दैट इज वाई इट अपीयर्स ब्लू, है ना। तो यूं हमें चीजें नजर आती हैं। लाइक आपको ब्लैक कलर कैसे नजर आया, अब जो ब्लैक कलर होता है ना ये सारी रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी भी रोशनी को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है, इसलिए हमें ये डार्क फील होता है। अगर हम व्हाइट कलर की बात करें तो ये रोशनी के किसी कलर को भी एब्जॉर्ब नहीं करता, सारी रोशनी को रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो इसलिए इट अपीयर्स व्हाइट। तो सर जो इन 7 कलर्स के अलावा कलर होते हैं वो हमें कैसे नजर आते हैं, तो वो यूं नजर आ सकते हैं कि लाइक कोई कलर है, उसके ऊपर रोशनी पड़ी, उसने 2 एब्जॉर्ब कर लिए, बाकी 5 को रिफ्लेक्ट बैक कर लिया, तो वो 5 मिक्स होकर हमें नजर आए, तो वो एक डिफरेंट सा कलर नजर आएगा जो उन 7 कलर से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब चीजें हमें तब नजर आती हैं जब जाके लाइट उसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के वापस मुड़ती है। अब आप इमेजिन करो हम सिंपल माइक्रोस्कोप से एटम को देखना चाहते हैं, तो ये हमारा एटम पड़ा है ना, हमने यहाँ से रोशनी लाइट यूज की, लाइट का सोर्स हमने यूज किया। अब रोशनी की वेवलेंथ इतनी बड़ी है कि एटम से वो टकराएगी नहीं, क्योंकि जो एटम का साइज होता है ना, एवरेज साइज, बच्चों ये याद रखिएगा 0.2 नैनोमीटर की रेंज में होता है साइज ऑफ एटम। 1 नैनोमीटर भी याद रखिएगा, एक जो नैनोमीटर होता है ना ये 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, ये प्रीफिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास जो एटम का साइज है वो किस रेंज में है, नैनोमीटर की रेंज में, और 1 नैनोमीटर भी पूरा नहीं है, कितना है, 0.2 नैनोमीटर। अब जो रोशनी की वेवलेंथ होती है ना ये जनरली 400 से 750 या 800, चलो मैं राउंड ऑफ करके इसको 800 कर देता हूँ, 800 नैनोमीटर के बराबर होती है रोशनी की जो वेवलेंथ है। चेंज वेरी करती क्योंकि डिफरेंट कलर होते हैं इसमें 7, तो हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होती। तो 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है वो रोशनी की होती। अब ये इतनी बड़ी वेवलेंथ है रोशनी की, वैसे तो ये बहुत कम है लेकिन एटम के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी है वेवलेंथ, तो ये तो टकराएगी नहीं एटम से, एटम के आजू बाजू गुजर जाएगी, है ना। तो सर आप एटम को इधर रख देते तो फिर टकरा जाती, नहीं, ये तो समझाने के लिए है, ऐसा नहीं होगा कि एटम के साथ ये टकरा जाए, क्योंकि ये वेवलेंथ बहुत बड़ी है और एटम की जो वेवलेंथ है, ये एटम का जो साइज है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसलिए ये एटम से टकराएगी नहीं, तो हमें एटम नजर भी नहीं आएगा। किससे भला, हाँ, हमें माइक्रोस्कोप जो सिंपल है, जो लाइट माइक्रोस्कोप है उससे नहीं नजर आएगा। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ना वो 500 नैनोमीटर तक के जो साइज होते हैं उनको ठीक तरह से दिखा देती है, यानी कोई चीज़ बहुत छोटी है 500 नैनोमीटर तक, ये भी बहुत छोटा साइज है 500 नैनोमीटर, ये जनरली जो हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनका ये साइज होता है। ठीक है, 500 नैनोमीटर के करीब, तो इतना छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम देख पाएंगे। यानी इससे अगर छोटा ऑब्जेक्ट है लाइक 400 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, तो उसको नॉर्मली हम सही से देख नहीं सकते, किससे, सिंपल माइक्रोस्कोप से। तो एटम का साइज तो 1 नैनोमीटर भी नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल टू सी द एटम विद दिस सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो अच्छा एक और बात, अगर ये एटम की साइज रेंज है तो एटम का जो मैस रेंज है एटम की वो भी बहुत कम है, मैस रेंज। तो एटम का जो मैस होता है ना वो होता है 10⁻⁻25 से 10⁻⁻27 kg के दरमियान। अब ये भी याद रखना, और फिर हम जो एटम का मैस होता है उसको AMU में फिर ले लेते हैं, और आपको याद होगा एक AMU जो होता है ये 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, लाइक अगर मैं कहूँ जीरो वैल्यू बड़ी होती है, यानी जीरो का मतलब सिफर बिल्कुल ये, या यहाँ पे 10⁻⁻25 या 27 बड़ी है, चलो मैं ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, इन दोनों में से ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो बच्चों आंसर इसका ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रीफिक्स में अगर वैल्यू नेगेटिव हो ना तो फिर भी वो 0 से बड़ी होती है, बशर्ते कि इधर नेगेटिव ना हो। ठीक है, जो बेस वैल्यू है 1 उसके साथ नेगेटिव ना हो। वैसे देखो अगर मैं आपसे पूछूं 0 बड़ी वैल्यू है या -1, तो फिर आप कहोगे 0 बड़ी वैल्यू है। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं 1 इंटू 10⁻⁻27 बड़ी वैल्यू है या 0, तो आप कहोगे ये वाली बड़ी वैल्यू है, क्योंकि ये 0 से फिर भी बड़ी है। 0 का मतलब है नथिंग, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कोई वैल्यू आएगी ना। तो इसका मतलब ये जो हमने एटम के मैस रेंज को लिखा या AMU की वैल्यू लिखी, दीज आर बिगर देन यस वैल्यू 0, तो इसका मतलब एटम का मैस 0 नहीं होता, एटम का कुछ ना कुछ मैस है। दैट इज व्हाई वी कॉल देम मैटर, एटम्स को मैटर कहते हैं, है ना, क्योंकि दे हैव मैस एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, और सारी चीजें फिर एटम से मिलकर बनती हैं, फिर ही मैटर बनती है ना। एंड ईच मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग इट्स ओन वेट, तो एटम का वेट होता है, याद रखना, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन होता है। अच्छा, फिर हम कैसे देखें जी एटम को? तो फिर बात आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, तो फिर हमें चाहिए कि हम क्या यूज करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसमें तो हम
क्या यूज़ कर रहे हैं? सोर्स। हम इसमें देखने के लिए जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। सोर्स हमारा यहाँ पे क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर, अब तो नज़र आएगी हमें, अब तो एटम नज़र आएगा, है ना। तो हमने क्या किया, हमने ना एक ग्रेफाइट लिया, ग्रेफाइट का बिल्कुल छोटा सा पीस। अब ग्रेफाइट जो हम लेड पेंसिल वगैरह यूज़ करते हैं, नॉर्मली उसको लेड तो कह देते हैं, लेकिन वो ग्रेफाइट की बनी होती है, बाद में उसमें लेड मिक्सड होती है। तो चलो आप ग्रेफाइट जो लेड पेंसिल का सिक्का होता है ना, उसको तसव्वुर कर लो। वो आपने छोटा सा उसका पीस लिया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको देखा, तो क्या हमें उसके एटम नज़र आए? नहीं, हमें फिर भी उसका एक एटम नज़र नहीं आया। उसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर जो लेयर ऑफ एटम्स है वो नज़र आई, लेकिन बड़ी क्लोजली नज़र आई। कैसे? आपकी बुक में बनी हुई है एक डायग्राम, उसको देखें तो यूँ आपको ऐसे लेयर नज़र आ रही हैं। जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, ये लेयर्ड होता है यूँ इस तरह, ऐसे आपकी बुक में बना है, आप उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे छोटा सा करके बना दिया है यूँ। तो ये हमारे पास क्या है? ग्रेफाइट। अब ये जो आपको इमेज नज़र आया ना, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने कितना का बड़ा किया होगा? जस्ट इमेजिन, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो आपको इमेज नज़र आ रहा है इस तरह लाइनों वाला लेयर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ये माइक्रोस्कोप ने कितना का बड़ा करके हमें दिखाया होगा? लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ ये पॉइंटर है मेरे पास, इसको हमने डबल करना है तो ये इतना हो जाएगा, है ना। ऐसे ही है, अगर इसको ट्रिपल करना है तो ये इतना हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ 4 गुना करना है, इस तरह का पॉइंटर एक और जोड़ लो। 1000 गुना करना है, इस तरह के 1000 जोड़ो, 1000। 1 लाख गुना करना है तो 1 लाख जोड़ो। 1 करोड़ गुना करना है तो 1 करोड़ जोड़ोगे। तो आपको पता है जितना हमने छोटा सा पीस ग्रेफाइट का रखा था ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने उसको कितना बड़ा करके हमें दिखाया? हाँ, आप हैरान हो जाओगे, 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाइड है ये, मैग्नीफाइड। यानी जितना इमेज हमने, या सॉरी, जितना ऑब्जेक्ट हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ग्रेफाइट का रखा ना, उससे ये 15 मिलियन गुना बड़ा करके उसने हमें दिखाया। यानी ये कितना बनता है? ये बनता है 1.5 करोड़। ठीक है, 15 मिलियन का मतलब होता है 1.5 करोड़। यानी आपको जितना ग्रेफाइट का पीस आपने रखा, उससे इसने कितना बड़ा किया? उसने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने 15 करोड़ गुना। तो फिर भी आपको एक एटम नहीं नजर आया। कैसे? ये जो आपको व्हाइट व्हाइट ये बैंड नजर आ रहे हैं ना, व्हाइट बैंड्स, व्हाइट बैंड्स, ये हैं लेयर ऑफ एटम्स, लेयर ऑफ कार्बन एटम्स, लेयर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये एक एटम फिर भी हमें नजर नहीं आया, एटम की लेयर नजर आई है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमें एक एटम फिर भी नजर नहीं आया, इतना मैग्नीफाई करने के बाद फिर भी हमें लेयर ऑफ कार्बन एटम नजर आई है। तो इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द एटम विद नेकेड आई और विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और विद सिंपल माइक। आखिरी बात आपकी इमेजिनेशन के लिए कि एटम कितना छोटा होता है। एक जो फुल स्टॉप आप पेन से लगाते हो ना, फुल स्टॉप, इसमें कितने के एटम होते हैं? इसमें 2 मिलियन एटम्स होते हैं। डू यू इमेजिन? आप पेन से एक फुल स्टॉप लगाओ अपने पेज पे, कॉपी के पेज पे या रजिस्टर के, तो उस एक फुल स्टॉप में यू हैव टू